तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है किस तरह से वर्क करती है। और जैसे ही मैं ब्राउज़र में अपनी जावास्क्रिप्ट ऑफ कर देता हूँ, मेरी जावास्क्रिप्ट नहीं, ब्राउज़र की ही जावास्क्रिप्ट, उसको ऑफ कर देता हूँ, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये सब फंक्शनलिटीज जो है बंद हो जाती हैं। हेलो एंड वेलकम टू डेव टू डी एस से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम देख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है थ्रू दिस फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये वीडियो के एंड तक आप सभी जो है समझ चुके होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि हम जावास्क्रिप्ट जो है दो पार्ट में देख रहे होंगे। फर्स्ट इज जावास्क्रिप्ट एज ए लैंग्वेज, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के कोर फंक्शनैलिटीज, कॉन्सेप्ट्स और जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है वो सभी देख रहे होंगे। एंड देन सेकंड विल बी द जावास्क्रिप्ट फॉर वेब डेवलपमेंट, जिसमें हम वेब डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं वो सभी देख रहे होंगे। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ चुका हूँ अपने वी एस कोड में, और आपको भी अपना वी एस कोड जो है ओपन कर लेना है। देन अपने जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। और अगर आप शुरू से जो है हमारे साथ बने होंगे इस फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज के, तो आप जो है टर्मिनल के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो चुके होंगे। और अगर नहीं आपको पता है, देन आप जो है फोल्डर यहीं से क्रिएट कर लीजिएगा। मैं पहले एक बार एल एस कर लेता हूँ। देन डायरेक्टरीज जो है मैं लिस्ट कर लिया यहाँ पे एल एस कमांड से। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टरी बना लूँगा एक जावास्क्रिप्ट के नाम से। कैप्स में ही रख लें क्या सब कुछ? कैप्स सिंपल ही हम रख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट, और एंटर कर लेंगे। जैसे जावास्क्रिप्ट एंटर करेंगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डायरेक्टरी बन चुकी है। और यहाँ से सीडी में एक बार कर लूँगा वापस चेंज डायरेक्टरी जावास्क्रिप्ट एल एस टच बेसिक डॉट जे एस। जैसे बेसिक डॉट जे एस मैंने क्रिएट की, यहाँ पे बेसिक डॉट जे एस जो है बन चुकी होगी। तो यहाँ पे हमारे जावास्क्रिप्ट की जो है फर्स्ट फाइल जो है तैयार हो चुकी है। और बेसिक डॉट जेएस में बेसिक हमारी फाइल का नाम है, एंड डॉट जेएस जो है जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है। जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पे एचटीएमएल का डॉट एचटीएमएल एंड डॉट सीएसएस, ये सभी चीज़ें आपको जो है पता होंगी, तो मैं ये ज़्यादा इस पर अब डिफाइन नहीं करूँगा बार बार। तो एक बार पहले हम थोड़ा ब्राउजर में चल के जो है जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटीज़ वगैरह देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट से काम कैसे करती है और क्या मतलब जावास्क्रिप्ट से हम कर सकते हैं। तो ब्राउज़र में ओपन कर लिया मैंने अपना ब्राउज़र भी। आप भी अपने ब्राउज़र में आ सकते हो ऐसे ही। और यहाँ से जो एक मैं पहले अपनी एक वेबसाइट जो है ये एंटर कर लेते हैं, developers.dev2dsa.com। और जैसे ही ओपन की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये एनिमेशन चल रहे हैं, और ये स्लाइडर है यहाँ पे एक ये चल रहा है। और ये सभी कैसे चल रहा है? ये जावास्क्रिप्ट की मदद से। क्योंकि शुरू में हमने सीखा एचटीएमएल, जिससे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है। सेकंड हमने सीखा सीएसएस, जिससे कि हम स्टाइलिंग एंड डिजाइनिंग करते हैं। थर्ड हमारी आती है जावास्क्रिप्ट, जिससे कि हम पूरे वेबसाइट में जो फंक्शनलिटीज एंड फीचर्स अपने ला सकते हैं। जैसे कि ये बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बटन क्या काम कर रहा है, फिर ये एनिमेशन जो चल रही हैं ये कैसे काम कर रही हैं, और कोई फॉर्म में फिलअप करता हूँ तो क्या एक्शन होता है, ये सभी जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है हम अचीव कर सकते हैं। तो एक बार जो है मैं पहले यहाँ पे न्यू टैब किया, यहाँ से मैं थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा। देन हमको आ जाना है अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स ओपन करके सर्च आपको कर लेना है जावास्क्रिप्ट। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा टू रिजल्ट सेटिंग्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप आओगे नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा जावास्क्रिप्ट। क्लिक ऑन जावास्क्रिप्ट एंड साइट्स कैन यूज जावास्क्रिप्ट। इसको आप जो है डोंट अलाउ साइट्स टू यूज जावास्क्रिप्ट। और जैसे मैं वापस आता हूँ रिफ्रेश करूंगा, तो अभी आप जो है डिफरेंस देख पाएंगे। और जैसे ही रिफ्रेश किया आप देखिए डिफरेंस यहाँ पे कि जो एनिमेशन यहाँ पे चल रही थी, स्लाइडर दिख रहे थे, वो सभी बंद हो चुके हैं। यहाँ पे जो है स्लाइडर चल रहा था ये भी बंद हो चुका है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है किस तरह से वर्क करती है। और जैसे ही मैं ब्राउजर में अपनी जावास्क्रिप्ट ऑफ कर देता हूँ, मेरी जावास्क्रिप्ट नहीं, ब्राउजर की ही जावास्क्रिप्ट, उसको ऑफ कर देता हूँ, तो उसके बाद जो यहाँ पे ये सब फंक्शनलिटीज जो है बंद हो जाती हैं। तो वापस से मैं सेटिंग्स में जाके इसको अलाउ करूंगा और फिर से रिफ्रेश अगर करूं तो देखेंगे हम कि ये जो है वापस से आ रहा होगा। तो ये सिंपल सा एक ओवरव्यू था कि जावास्क्रिप्ट जो है कैसे वर्क करती है। तो अब मैं जो है यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हम देखेंगे ये क्रोम इज मूविंग, इन सभी चीज़ों को आप अभी इग्नोर कर दीजिए। और यहाँ से हम कंसोल में ये भी हैं, और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तो यहाँ कंसोल में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है अपनी जावास्क्रिप्ट कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद उसके जो भी एक्शंस होंगे वो हमको जो है दिख रहे होंगे अपने सामने ही यहीं पे। तो एक मैं आपको छोटा सा जो है एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जैसे हम अलर्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे अलर्ट हम लिखेंगे हेलो, और इसको बंद करने के बाद हम यहाँ पे जो है एंटर करेंगे, तो हमारे सामने देखिए एन एम्बेडेड पेज एट क्रोम अनट्रस्टेड न्यू टैब पेज सेज हेलो। तो अलर्ट क्या करता है, ये फंक्शन है हमारे पास जो कि हमको अलर्ट शो करता है। ऐसे अलर्ट्स आपने वेबसाइट में आते हुए देखे होंगे। और इसी तरह से हमारे पास एक प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है। प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं, हेलो एंटर योर नेम।
और इसको क्लोज करके एंटर करूंगा तो ये हमारे पास एक इनपुट हम जावास्क्रिप्ट में किस तरह से लेते हैं वो ये फंक्शन है। यहाँ पे आपको जो है कुछ भी नेम जैसे मैं एंटर करता हूँ अपना आदित्य और इसको ओके करता हूँ, देन ये यहाँ पे जो है प्रॉम्प्ट में स्टोर हो जाता है। स्टोर तो नहीं हुआ, यहाँ पे आपको दिख गया है आदित्य जो हमने एंटर किया था। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट की जो फंक्शनलिटीज़ हम ब्राउज़र में यहाँ पर आप जो है कंसोल में आप रन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट अपनी, क्योंकि पहले अभी हमारे पास जो है वीएस कोड में तो अभी हम रन करेंगे, यहाँ पे प्रोग्रामिंग हम देख रहे होंगे करने के लिए, बट उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी Node.js डाउनलोड करने की, क्योंकि ऐसे ही हम यहाँ पे वीएस कोड में तो हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है Node.js की। और अब Node.js क्या होता है ये हम देखेंगे थोड़ा जाके आगे कोर्स में, पूरे इस सीरीज में जब हम आगे Node.js में पहुंचेंगे बैकएंड डेवलपमेंट में। अभी के लिए Node.js के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब हम बैकएंड पार्ट देख रहे होंगे इस सीरीज में तब हम Node.js को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे होंगे। फिलहाल के हम इतना समझ लेते हैं कि Node.js जो है जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर रन करने के लिए जो है यूज़ होती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ब्राउजर में कैसे जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, किस तरह से वो फंक्शनिंग करती है वेबसाइट के थ्रू जब हमने जावास्क्रिप्ट ऑफ की थी अभी। तो जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपने वीएस कोड में, हम जब रन कर रहे हैं किसी प्रोग्राम को जावास्क्रिप्ट के, तो वो किस तरीके से हम रन कर सकते हैं उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है Node.js की। तो सिंपली हम Node.js को जो है डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। सिंपली हम लिखेंगे Node.js डाउनलोड। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ से जो है हमारे पास कुछ ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा और विंडोज़ इंस्टॉलर डॉट MSI पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट के थ्रू जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाती है, वैसे मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है और ये डाउनलोड हो गया है, आपको उस पर क्लिक कर देना है और फिर Node.js का जो है इंस्टॉलर जो है रन हो जाएगा। और हमारे पास पहले से है ये, तो मेरे को इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो है यहाँ से नेक्स्ट 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 करते रहना है और उसके बाद जो है लास्ट में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे यहाँ पे आ चुका है और ये चेक कर लेना है, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट और नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल और इंस्टॉल हो जाएगी। बट मेरी पहले से इंस्टॉल है सो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और ये येस, देन कैंसिल, एंड देन हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। और चेक करने के लिए आपको जो है अपना CMD ओपन कर लेना है कि Node.js इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं। और यहाँ से आपको सिंपली सर्च कर लेना है नोड वर्जन और यहाँ पे आपको आपका वर्जन दिखा देगा जो भी आपने भी इंस्टॉल किया है। जैसे अभी वहाँ पे था वर्जन 23 पॉइंट समथिंग कुछ था, मेरे पास वर्जन 20.11.0 है। अभी इसी के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी चीज़ें इसमें वर्क करेंगी। इसको हम क्लोज कर देंगे और ये भी यहाँ से क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने बेसिक चीज़ें देख ली हैं। तो अब हम चल लेते हैं अपने VS कोड में जहाँ पर हम जो है स्क्रैच से जावास्क्रिप्ट को जो है देख रहे होंगे। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से अब हम आ चुके हैं VS कोड में और डायरेक्टरी मैंने बना ली थी, ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट रीडमी 1 है, इसको भी मैं जो है यहाँ से यही रहने देता हूँ। चलो तो ओपन कर लेता हूँ रीडमी, इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट हमारे पास है। तो 2 से 3 मिनट में हम ये थियरी पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे प्रैक्टिकल चीज़ों में कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट में सभी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट इंटरेक्टिव डायनेमिक वेब पेजेस। इट इज़ वर्सेटाइल रनिंग ऑन ब्राउजर्स एंड सर्वर्स। तो शुरुआत में जो है जावास्क्रिप्ट बनी भी थी वेब ब्राउजर्स के लिए ही, बट अब पूरे सर्वर्स में सभी जगह यूज़ हो रही है। और इसके कुछ फीचर्स जो हैं यहाँ पर, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि इजी है ह्यूमंस को रीड एंड राइट के लिए, एंड देन जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड। और जावास्क्रिप्ट जो है जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड होती है, मतलब प्री कंपाइल्ड नहीं होती है जैसे अदर लैंग्वेजेस आपकी रहती हैं, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग अगर आपने की हो तो आपने वो देखा होगा, पहले आप कंपाइल करते हैं देन आप उसको जो है रन करते हैं प्रोग्राम को। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ECMAScript स्टैंडर्ड। तो ECMAScript स्टैंडर्ड क्या है, एक जो है सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है उसके वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, मतलब डिफरेंट वर्जन जो आते हैं उसके लिए। और फिर डायनेमिक टाइपिंग होती है, तो जावास्क्रिप्ट में आपको जो है वेरिएबल का जो है टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। और इसमें आप सिंपली 3 टाइप आपके पास होते हैं और उनको ही आप लिखते हो वेर लेट कॉन्स्ट, उन तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन करते हो। बट इसमें आपको जो है स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट, बूलियन, ये सभी चीज़ें आपको जो है डिफाइन नहीं करनी पड़ती। प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होती है, अनलाइक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा आपने देखी होगी, जिसमें कि क्लासेस हम यूज़ करते हैं, डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए। बट जावास्क्रिप्ट यूज़ करती है प्रोटोटाइप्स, जिनके थ्रू आप डायरेक्टली जो है एक ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट से जो है इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। देन फर्स्ट क्लास फंक्शंस होते हैं, इसमें जावास्क्रिप्ट में आपके जो है फंक्शंस भी आप वेरिएबल्स की तरह उनको जो है ट्रीट कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन में आप अदर फंक्शन भी जो है पास कर सकते हो एज एन आर्गुमेंट। और फिर मल्टी पैराडिग्म होता है, सपोर्ट करता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल्स। सो आप जो है अपने कोड को जो है डिफरेंट अप्रोच से लिख सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ती है जावास्क्रिप्ट की। इंटरेक्टिविटी फर्स्ट पार्ट,
यही था कि जावास्क्रिप्ट जो है इंटरेक्टिविटी के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई उस टाइम पे वेब पेजेस आपके बिल्कुल स्टैटिक थे, उनमें कुछ फंक्शनलिटीज आप नहीं करा सकते थे, बस सिंपली आप कंटेंट अपना शोकेस कर सकते थे एंड डिजाइनिंग कर सकते थे बस उसकी। बट उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ी कि हम कुछ फीचर्स भी अपने ऐड करें और कुछ रिस्पॉन्स भी हम क्लाइंट्स को दें, इंस्टेंट हम रिस्पॉन्स दें, तो उसके लिए जो है जावास्क्रिप्ट जो है इंटरेक्टिविटी के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी। और सेकंड हमारे पास आ जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, देन थर्ड इज बैक एंड डेवलपमेंट भी इससे हो सकती है, देन क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, देन वर्सटाइल है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल जो है सपोर्ट करती है, जिसके ऊपर भी हमने अभी बात की थी। देन एपीआईज, बिल्ट इन एपीआईज प्रोवाइड करती है एलिमेंट्स के साथ वर्क करने के लिए, लाइक टेक्स्ट डेट्स एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये हम देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट फॉर वेब डेवलपमेंट देख रहे होंगे। एंड देन वाई लर्न जावास्क्रिप्ट एसेंशियल फॉर फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। इस सवाल का जो है हम मेरे को लगता नहीं आपको जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इस वीडियो तक आए हैं तो आपको पता ही होगा कि जावास्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम में सीखने के लिए। तो ये था कुछ थियरी पार्ट जो कि हमने रैपिडली खत्म कर लिया है, और अब हम स्टार्ट कर लेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज डेटा टाइप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप। सो डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। मीन्स जो है हम किसी भी वेरिएबल के अंदर जिस टाइप का डेटा हम स्टोर करते हैं उसको ही हम जो है डेटा टाइप बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो है दो मेन डेटा टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज प्रिमिटिव और सेकंड इज रेफरेंस टाइप्स। प्रिमिटिव में हमारे पास होते हैं स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिंट और सिंबल। और रेफरेंस टाइप में हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। तो आ जाते हैं हम अपनी बेसिक डॉट जेएस फाइल में, जो कि हमने सबसे पहले ही क्रिएट कर ली थी, और अब इसका जो है काम स्टार्ट होने वाला है। तो डेटा टाइप्स जो हमने देखा, तो कमेंट मैं यहाँ पर लगा लूंगा एक डेटा टाइप्स। तो जैसा कि हमने देखा कि वेरिएबल में हम जिस भी टाइप का डेटा स्टोर करते हैं वही उसका जो है डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे हम कुछ डेटा टाइप्स देख लेंगे। यहाँ पे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप देखेंगे, लेट ए इक्वल्स टू, और हेलो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये मैंने पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया है। अभी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेना है वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि अभी हम देख रहे होंगे इसके बाद नेक्स्ट वही। तो लेट ए इक्वल्स टू हेलो मैंने लिखा है, तो हेलो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग है जो कि हम डबल कोट्स के अंदर पास करते हैं। और स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज सिंपली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जो हमने यहाँ पे हेलो लिखा है। तो इसके बाद एक मैं यहाँ पे लेट बी इक्वल्स टू लिख लूंगा 1, और देन लेट सी इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू या फॉल्स कुछ भी हम लिख सकते थे। ये लिखने के बाद अब पहले का मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रिंग है, देन सेकंड ये नंबर है, आपको दिख रहा होगा, सेकंड ट्रू या फॉल्स कुछ भी हमने लिखा तो वो बूलियन है। और इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से, अगर आपको मेरी बात पे शक हो रहा हो कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ। तो सिंपली हम पहले क्या कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे इनका टाइप। और वो हम जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है? जावास्क्रिप्ट में सिंपली कुछ भी लाइन आपको प्रिंट करानी हो आपके टर्मिनल में या पे कंसोल में, आपको कुछ भी प्रिंट कराना हो, देन हम सिंपली लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर हम जो भी पास करते हैं, जैसे मैं पैरेंथेसिस ये डबल कोट्स के अंदर मैं हेलो लिखूंगा सिंपली, तो वो हेलो जो है एज इट एज प्रिंट हो जाएगा, जिसमें मैंने लिखा। और मैं यहाँ पे जो है रन करूँगा, और रन करने के लिए अभी हमने पहले जो है नोड को वहाँ पे चेक किया था इंस्टॉल करने के बाद, आप यहाँ पे भी एक बार चेक कर लीजिएगा। और जैसे ही यहाँ पे कंफर्म होता है उसके बाद हम एक क्लियर करके नोड हमने लिखना है, फिर अपनी फाइल का नाम basic.js एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा हेलो। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी आप वैल्यू पास कर सकते हो दो तरीके से। सिंपली पहले जनरली मैं बता दूँ दो तरीके से, अभी के लिए इतना जान लेते हैं। एक हमने वेरिएबल जो डिफाइन किया था उसको हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं इसके अंदर, और इसमें हम जैसे फंक्शन में लिखेंगे, फिर से नोड बेसिक डॉट जेएस चलाते हैं तो हेलो देखने को मिलेगा, क्योंकि ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी स्ट्रिंग की तो वो यहाँ पर जो है आ चुकी है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हम आगे देख रहे होंगे ये भी। तो इसको मैं जो है यहाँ से अभी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमको अभी मेन जो फोकस मुद्दे की बात है वो हमको देखना है कि टाइप क्या है ए का। तो टाइप ऑफ हमने लिखा, और जैसे लिखा ए, तो ये जैसे मैं लिखता हूँ, तो फिर इसके बाद दोबारा से रन करूँगा इसको नोड बेसिक डॉट जेएस, तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा स्ट्रिंग। बट मैंने तो यहाँ पे जो है हेलो लिखा था और ए को जो है हेलो असाइन की थी वैल्यू, बट यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों दिख रहा है? क्योंकि हेलो जो है वो एक स्ट्रिंग है, और टाइप ऑफ फंक्शन जो है रिटर्न करता है जो वेरिएबल जो हमने इसको दिया है उसका टाइप क्या है। जैसे हम एक और बार चेक कर लेंगे, यहाँ पे एक दो बार पेस्ट कर लेंगे इसको, यहाँ पे बी कर देंगे और यहाँ पे सी, सेव करेंगे, दोबारा से इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे नोड बेसिक डॉट जेएस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टाइप ऑफ ए जो है वो स्ट्रिंग है, बी जो है वो नंबर है, एंड सी जो है वो एक बूलियन है।
तो इस तरीके से हमारे जो है डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि हम वैल्यू जिस टाइप की स्टोर करते हैं उसी को हम जो है वेरिएबल का डेटा टाइप बोलते हैं। तो फर्स्ट हमने देखे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कुछ। अब हम देखते हैं सेकंड जो हमने वहाँ पे बताया था रेफरेंस टाइप जो थे, जिसमें हमारे पास आता है एक ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज अरे। तो फर्स्ट हम एरे को हम पहले देख लेते हैं एक छोटा सा तरीके से कि एरेज क्या होते हैं, कैसे हम जो डिफाइन करते हैं। तो एरे के लिए हमको सिंपली ये लिख लेंगे लेट ए इक्वल्स टू, और ये हमने ब्रेसेस ओपन कर लिए हैं, मीडियम ब्रेसेस हम इनको बोलते हैं, और इसमें हम जो है 1 2 3 4 5, और इसको जो यहाँ से पेरेंथेसिस क्लोज, और ए इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है आपके सामने ये रेड लाइन में, क्योंकि ए हमने डिफाइन कर लिया है। तो ए आर आर हम इसको लिख लेंगे, और जैसे ही हमने ये किया तो वो फिक्स हो चुका है, और अब ये हमारे पास बन चुका है एक अरे। और अरे होता क्या है, अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा तो ये होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप। बट जावास्क्रिप्ट में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह हमारे जो है एरेज बिहेव नहीं करते हैं। हम जावास्क्रिप्ट के एरेज में डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज भी है जो स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं 5 के बाद यहाँ पे स्ट्रिंग एक लिखूँ और हेलो मैं यहाँ पे लिखूँ, तो वो भी जो है हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और टाइप ऑफ एक बार यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए आर आर। जैसे मैं लिखूंगा और दोबारा से रन करेंगे नोड बेसिक डॉट जेएस, तो अब आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट। बट हमने जब देखा कि एरेज वहाँ पे देखा तो वो अलग था, बट एरेज भी जो है एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है जावास्क्रिप्ट में। और ऑब्जेक्ट्स अब क्या होते हैं वो भी हम देख रहे होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँ लेट ओ बी जे इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अब हम ओपन करेंगे बिग ब्रेसेस, और इसके अंदर जो है हम कीज एंड वैल्यू के पेयर्स में जो है डेटा को एंटर कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा एक कंटेनर होता है जिसके अंदर वैल्यू जो है की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर हो रही होती हैं। और यहाँ पे जो हम जैसे नेम लिखे और फिर नेम हम यहाँ पे अपना लिखें आदित्य, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा, देन एंटर, देन हम एज 20, खतरनाक गैस कर दिया भाई एआई ने तो एज मेरी। और आईडी मैं यहाँ पे लिखूँ अपनी, और इसको मैं कर दूँ स्ट्रिंग, आईडी को स्ट्रिंग कर दें क्या, स्ट्रिंग नंबर ही लेते हैं 01, और स्ट्रिंग कर लेता हूँ मैं जैसे कि ए और 01, कि जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में आईडीज जनरेट कराते हैं या प्रोवाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से देते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट तो मैंने लिख लिया, अब यहाँ पे एक बार मैं इसको भी प्रिंट करा लूँगा, देख लेंगे हम कि ये इसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ ओबीजे। इसको भी अब हम रन करा के देखते हैं नोड बेसिक्स डॉट जेएस, और देखेंगे तो इसका भी टाइप हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में जो है प्रिमिटिव एंड रेफरेंस टाइप डेटा टाइप्स होते हैं। अब हम मूव ऑन कर लेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा फॉर रीयूज। तो रीयूज करने के लिए जो हम डेटा को स्टोर करते हैं वेरिएबल्स के अंदर, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिंपली कंटेनर होते हैं जो आपकी वैल्यू को जो है होल्ड करते हैं। और जावास्क्रिप्ट में जो है हमारे पास 3 टाइप होते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास होता है var, देन सेकंड इज let, एंड देन थर्ड इज constant। और थर्ड हमारे पास हो जाता है कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए, और var एंड let हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। डिफरेंस तीनों में क्या होता है कि var जो हमारा पुराना मेथड था जो कि हम पहले यूज करते थे, और ECMAScript 6 के बाद से हम जो है let और const का यूज कर रहे हैं। और टिप भी यहाँ पर लिखी है, प्रेफर कीजिए let एंड const का यूज ओवर var के। तो मेन डिफरेंस क्या होते हैं कि var जो है फंक्शन स्कोप्ड होता है, और लेट ब्लॉक स्कोप्ड होता है, और कॉन्स भी ब्लॉक स्कोप्ड होता है। और अदर डिफरेंस क्या है कि वार कीवर्ड के साथ आपने जो वैल्यू जो है डिफाइन की वो आप जो है रीडिक्लेयर कर सकते हो, री इनिशियलाइज भी कर सकते हो। बट लेट के साथ आप क्या कर सकते हो कि उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट उसकी वैल्यू जो है आप चेंज कर सकते हैं। और कांस्टेंट में क्या होता है कि वो वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है जैसे कि कांस्टेंट होते ही हैं, वेरिएबल जो कि हम चेंज कर सकते हैं एंड कांस्टेंट जो हम चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह से कांस्ट कीवर्ड के साथ जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे वो जो है ब्लॉक स्कोप होगा और म्यूटेबल होगा, जो इसको आप जो है थ्रू द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। तो ये देख लेते हैं हम वापस से बेसिक डॉट जेएस में आके अपने, और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे एक बार, यहाँ पर हम कमेंट भी एक लगा लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल्स। तो तीनों टाइप ऑफ वेरिएबल्स को जो है हम एक एक करके समझ रहे होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा आ जाता है वर कीवर्ड हम लिखेंगे, और उसके साथ में जो है नेम एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वैसे मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किया था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फिर से आदित्य। और अब हम देखेंगे जैसे ही मैं प्रिंट कराऊँ इसको CLG नेम ls node basic.js,
नेम मैंने प्रिंट कराया, तो आदित्य यहाँ पे प्रिंट हुआ है, उसके साथ ऊपर की चीज़ें प्रिंट हुई हैं। तो इसको जो है मैं यहाँ से पूरी चीज़ को कमेंट कर लूँगा एक बार, और जैसे ये कमेंट हुआ है और फिर अब दोबारा से इसको मैं प्रिंट करूँगा, देखेंगे तो आदित्य जो है प्रिंट हो चुका है। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी कि हम इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं वर के साथ ही, वर नेम इक्वल्स टू जॉन मैं जैसे ही लिखता हूँ, और फिर से जो है इसको प्रोग्राम को हम रन करेंगे, तो अब मैं देखूंगा कि नेम इक्वल्स टू जो है जॉन हो चुका है। तो इस तरीके से जो है इसको रीडिक्लेयर किया जा सकता है, और दोबारा से हम जो है वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ मैं इसकी। अब नेम इक्वल्स टू जो है मैं लिखूँ नाम कुछ नहीं है। अब इसको दोबारा से हम रन करेंगे, तो यहाँ पे अब रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नाम कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जो है var कीवर्ड के साथ डिफाइन किए वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर भी कर सकते हो, और जो है वैल्यू इसकी चेंज भी कर सकते हो। अब दूसरा हम देखेंगे लेट। तो लेट में हम वेरिएबल क्या डिफाइन करेंगे, एज। एज में जैसे लिखूंगा, एज मैंने यहाँ पे जैसे 20 लिख ली अपनी, और फिर उसको जो है कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे एज को, और अब हम कर लेते हैं रन। तो नेम के बाद एज आ चुकी है 20, और नेम हमारा ये नाम कुछ नहीं वो अभी रहा ही है। और एज को अब मैं जो है लेट को दोबारा से डिफाइन करके देखते हैं, लेट एज इक्वल्स टू 21। तो जैसे मैं देखूंगा यहाँ पे जो है एरर आ रहा है, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल एज। तो जैसा कि हमने बात की थी वही यहाँ पे हमको एरर शो हो रहा है। तो इसको जो है हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, बट क्या मैं इसको जो है चेंज कर सकता हूँ, तो एज इक्वल्स टू 25 में कर सकता हूँ। अब देखेंगे हम, अभी पता चल जाएगा क्या ये चेंज हो रहा है। तो प्रिंट हमारा हो चुका है 25। तो इसका मतलब जो है हम लेट के साथ डिफाइन किए हुए वेरिएबल्स को जो है हम चेंज तो नहीं कर, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट चेंज कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट हमारा आ जाता है, थर्ड टाइप जो है वो हमारा था कांस्टेंट। तो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज होता है, और कॉन्स्ट के साथ हम जो है आईडी हम जो है करेंगे, और आईडी मैं यहाँ पे 1 दूंगा और एंटर करेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे आईडी को। और अब यहाँ पे देख रहे हैं हम नोड बेसिक डॉट जेएस, और आईडी यहाँ पे 1 हमारी प्रिंट हो चुकी है। बट अब मैं चाहता हूँ कि आईडी को रीडिफाइन करें क्या, रीडिक्लेयर करें क्या। रीडिक्लेयर जैसे मैं करता हूँ तो सेम एरर यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल। और इसको फिर मेरे को जो है कट करना पड़ेगा, कट। और मैं एक बार देखूंगा कि क्या ये अब आईडी को हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे अपडेट करेंगे, 1 ही मैंने लिखा है, इसको मैं 2 लिखूं, और फिर मैं यहाँ पे चलाऊं नोड बेसिक। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है एरर आ जाएगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल आईडी इक्वल्स टू 2। ये जो टाइप एरर हमारे पास आ जाता है कि मैं जो है इसको जो है दोबारा असाइन नहीं कर सकता हूँ, तो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। तो ये एरर आ जाएगा। अब मैं वापस से इसको जो है दोबारा रन करके दिखाऊँ आपको, डिलीट करके, तो ये जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो है 3 टाइप से हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट इज var, और थर्ड सेकंड इज let, एंड देन थर्ड इज कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स देखने के बाद अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा आ जाता है ऑपरेटर्स। तो थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल अप कर लेंगे। ऑपरेटर्स परफॉर्म एक्शंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जनरली सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे पास वैल्यूज होंगी और वेरिएबल्स होंगे, उन पे जो है ऑप्शंस ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे कि मैं हम मैथमेटिक्स में जो हम करते थे 2+2 जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये भी उसमें ऑपरेटर हमारा यूज़ हो रहा है, प्लस एडिशन ऑपरेटर। तो वो जो ऑपरेटर है वो ही जो है प्रोग्रामिंग में भी हम यूज़ कर रहे होंगे। और इसी तरह के कुछ और ऑपरेटर होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट हुए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, देन लॉजिकल ऑपरेटर, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो 1 बाय 1 हम इसको जाके चल के देख रहे होंगे अपनी बेसिक डॉट जेएस फाइल में। और बेसिक डॉट जेएस की जगह अब हम यहाँ से जो है न्यू फाइल बना लेते हैं, क्योंकि एक ही में ही हम ज़्यादा कचरा नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे टच ऑपरेटर्स डॉट जेएस, कोड ऑपरेटर्स डॉट जेएस। और जैसे ही ओपन करेंगे ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर। और अब यहाँ पे हम कमेंट लिख लेते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स जैसे कि हमने बात कर ली है, सिंपल फर्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आएगा अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक की ही हमने बात की है अभी, और ऑपरेटर्स की बात की ही नहीं है। अर्थमेटिक में हमारे पास क्या होते हैं,
सिंपली ये मैं आपको दिखाऊं, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन एंड देन यहाँ पर आप अलग देख रहे होंगे कि ये मैथमेटिक्स में तो यूज़ होता नहीं था, ये हमारा स्पेशली मॉड्यूल ऑपरेटर है जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, वो भी हम आगे देख रहे होंगे। तो चल लेते हैं अपनी ऑपरेटर्स डॉट जीएस में। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे सिंपली हम मैथमेटिक्स में कुछ भी ऑपरेशन जो है परफॉर्म कराते थे, वो अर्थमेटिक ऑपरेशन के ऑपरेटर्स के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म करा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं लेट ए इक्वल्स टू लिखता हूँ 2 एंड देन लेट बी इक्वल्स टू 5। देन हम करते हैं लेट सम इक्वल्स टू, तो सम के लिए हम क्या यूज़ करते थे, सिंपली एक हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ये होता है हमारा एडिशन ऑपरेटर। और टू क्यों हम लिखेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे ए प्लस बी, क्योंकि हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं और वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम बार बार अपने कोड में कहीं भी इनको यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है हम रीयूजेबिलिटी अपने कोड में बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे बार अपने सम को, और यहाँ से हम आ जाएंगे नोड ऑपरेटर्स डॉट जेएस, जैसे हम सिंपली बेसिक डॉट जेएस को चला रहे थे वैसे ऑपरेटर डॉट जेएस को चलाएंगे, और सम यहाँ पे हमारा 7 जो है प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से सिंपल चीज़ है बिल्कुल, ऑपरेटर्स जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते थे वैसे ही सिंपली यहाँ पर जो है यूज़ हो रहे होते हैं। और इसी तरीके से अब मैं देखूँ तो यहाँ पे डिफरेंस भी हम प्रिंट कर सकते हैं, लेट डिफरेंस इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब बी बड़ा है तो हम बी पहले लिख लेंगे, बी माइनस ए, और प्रोडक्ट ए इंटू बी, और प्रोडक्ट के बाद हमारे पास आ जाएगा क्वोशंट, लेट क्वोशंट इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय ए। देन हम कर लेंगे यहाँ से, इनको प्रिंट करा लेंगे सभी चीज़ों को, सी एल जी, और सबसे पहले हम कर लेंगे सम, देन डिफरेंस, देन प्रोडक्ट, देन हमारा क्वोशंट, और फिर आ जाएंगे टर्मिनल में नोड ऑपरेटर्स डॉट जेएस, सिंपली चला लेंगे इसको फिर से, जैसे हमने रन किया यहाँ पे हमको दिख रहा है सम, देन डिफरेंस इज 3, देन प्रोडक्ट इज 10 एंड देन क्वोशंट इज 2.5। तो ये चार बेसिक ऑपरेटर देखने के बाद और फिफ्थ जो हमारा बचता है वो रहता है मॉड्यूल ऑपरेटर। तो वो क्या काम करता है, सिंपली हमारे पास डिवाइड करने के बाद क्वोशंट तो हमने जो है यहाँ पे लिख लिया है, बट रिमाइंडर का क्या, अगर जैसे हमारे पास 2.5 आया और हम इसको डिवाइड करते तो 4 क्वोशंट आता और फिर 1 रिमाइंडर बचता। तो रिमाइंडर को हम किस तरीके से जो है ग्रैब कर सकते हैं, उसके लिए हमको करना होगा बी और फिर मॉड्यूल ऑपरेटर देन ए। जैसे हमने ये लिखा यहाँ पे और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, तो इसको प्रिंट भी करा लेंगे रिमाइंडर, और यहाँ पे नोड ऑपरेटर्स डॉट जेएस, बेसिक कर दिया मैंने ऑपरेटर्स डॉट जेएस, और ये हमारे पास आ गया 7, 3, 10, 2.5 एंड 1। रिमाइंडर हमारे पास जो बच के आता है वो 1 रहता है। तो मॉड्यूल ऑपरेटर का जो यूज़ यही होता है कि आपको जो रिमाइंडर प्रोवाइड कर देता है। तो ये फर्स्ट था हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, तो असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या है, जब हम किसी भी वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू जो है असाइन कराना चाहते हैं, देन हम जिन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसा कि हम शुरू से ही अभी तक जितने भी हमने चीज़ें की हैं जावास्क्रिप्ट में वो हमने देखी हैं, तो उसमें हमने इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम जो है वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे हम करते आ ही रहे हैं अभी तक। तो जैसे मैं लेट एक्स इक्वल्स टू 5 लिख रहा हूँ, और तो ये क्या है, हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। और इसी तरह से दो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे और होते हैं, लेट एक्स, इसको हम कर लेंगे एक्स इक्वल्स प्लस इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब होगा, सिंपली प्रिंट करा के देख लेते हैं, सी एल जी एक्स और नोड ऑपरेटर डॉट जेएस। तो हमने तो वैल्यू दी थी 5, बट यहाँ पे क्या आ गई है 6, क्योंकि जब हमने यहाँ पे असाइन की इसको वैल्यू तो हमने +1 इसमें और कर दिया। तो ये हमारा एक और असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसके थ्रू हम जो है वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इसमें हम +1 हमने और कर दिया। और एक और हमारे पास होगा x माइनस इक्वल्स टू 1, जिसके थ्रू अब क्या होगा, नोड ऑपरेटर वापस हमारा वैल्यू क्या बन जाएगी 5, क्योंकि इसमें से एक जो है डिक्रीमेंट हो चुका है। और ये जो है शॉर्ट फॉर्म होता है किसके लिए, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब हम लिखते हैं जैसे x प्लस प्लस अब हम लिख रहे होते हैं, तो ये हम सीधे लिखते हैं किस लिए कि एक वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाए, और इसको जो है शॉर्ट फॉर्म होता है x माइनस माइनस के लिए, ताकि जो है वैल्यू हमारी जो है डिक्रीमेंट हो जाए। और यही यहाँ पे हुआ है कि एक वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो गई है +1 से, और फिर ये जो है डिक्रीमेंट हो गई है -1 से। तो इसको जो अभी हम हटा लेंगे,
तो इस तरीके से हमारे जो है असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जिनकी हेल्प से जो है वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास जो आ जाता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो पहले कंपैरिजन हम देख लेते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए दो वैल्यूज के बीच में जो है यूज होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। सिंपली जैसे हम यहाँ पे मेरा एआई सजेशन दे ही रहा है, लेट ए वाई इक्वल्स टू 5 एंड लेट जेड इक्वल्स टू 7 में लिखूंगा पहले। और फिर अब यहाँ पे जो है कंपेयर करेंगे हम कि प्रिंट कराएंगे सीधे, फिर पता चलेगा। और ये रिटर्न क्या करेगा, y इक्वल्स टू ये वैल्यू जो है ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा कि ये ट्रू है या नहीं, क्या ये इक्वल्स टू है या नहीं। तो अब मैं यहाँ दोबारा से रन करूँगा ऑपरेटर्स, ये नोड ऑपरेटर्स डॉट जेएस। तो ये जो है हमारे पास फॉल्स रिटर्न इसने वैल्यू कर दिया है क्योंकि y इक्वल्स टू नॉट 7 है, और 7 की जगह मुझे जो है यहाँ पे z यूज़ करना था। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए मैं। और क्योंकि अब मैं 7 की वैल्यू अगर 5 कर दूँ और उसके बाद इसको दोबारा से रन करूँ नोड ऑपरेटर्स डॉट जेएस, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। बट जैसे ही मैं इसको जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, उसके बाद भी इसको जो है लिखूँ नोड ऑपरेटर्स डॉट जेएस, तो भी ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। बट क्या 5 जो है 5 नंबर, क्या 5 स्ट्रिंग के बराबर है? बिल्कुल नहीं। बट डबल इक्वल्स जो हम यूज़ करते हैं तो ये सिंपली जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हमारे डबल और ट्रिपल इक्वल्स टू जो हम यूज़ करते हैं, और डबल इक्वल्स टू जो हम यूज़ करते हैं ये सिंपली बस वैल्यू को चेक करेगा कि क्या वैल्यू दोनों की बराबर है। बट जब हम स्ट्रिक्टली चेक करना चाहते हैं कि वैल्यू और डेटा टाइप दोनों बराबर हैं, तो उसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं ट्रिपल इक्वल्स टू का। और ट्रिपल इक्वल्स टू जब हम लगाएंगे उसके बाद में देखूँ नोड ऑपरेटर डॉट जेएस, जैसे ही करूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये वैल्यू जो है नंबर है, तो इसलिए जो है ये दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और ये तो हो गई इक्वल्स टू की बात। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इफ़ क्या ये नॉट इक्वल्स टू है, तो उसके लिए पहले हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे, देन उसके बाद इक्वल्स टू लगाएंगे, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू। तो ये लिखने के बाद अब मैं फिर से इसको रन करूँगा नोड ऑपरेटर डॉट जेएस, तो ये हमको जो है फॉल्स दिखाएगा कि y जो है जैसे मैंने लिखा y इज नॉट इक्वल्स टू z, मीन्स कि 5 जो है स्ट्रिंग 5 के बराबर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल इक्वल्स टू लगाया तो ये मुझे फॉल्स बता रहा है। बट जैसे मैं यहाँ पे ट्रिपल डबल इक्वल्स टू लगा दूंगा और उसके बाद दोबारा से रन करूंगा नोड ऑपरेटर डॉट जेएस, तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि नंबर 5 जो है स्ट्रिंग 5 के इक्वल्स टू नहीं होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डेटा टाइप चेकिंग भी होगी डबल इक्वल्स टू में, देन ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। बट अगर सिंगल इक्वल्स टू लगाता देन ये मेरे को बताता कि ये दोनों इक्वल हैं, और आपने जो है नॉट इक्वल्स टू जब चेक किया है तो ये फॉल्स है। तो सिंपली जो डिफरेंस है कि डबल इक्वल्स टू हम जब लगाते हैं तो ये स्ट्रिक्टली चेक नहीं करता है डेटा टाइप के साथ, और जब हम ट्रिपल इक्वल्स टू लगाते हैं तो स्ट्रिक्टली चेक करता है डेटा टाइप के साथ। सिमिलरली नॉट इक्वल्स टू नॉट डबल इक्वल्स टू में भी यही होता है। तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर अपना देख लेते हैं जो हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल में क्या होता है, जैसे कि टर्म इसमें भी डिफाइन कर रही है, जो भी हमको लॉजिकल वर्किंग करनी होती है वो लॉजिकल ऑपरेटर जो हमको प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि इसमें भी हमारे पास 3 ऑपरेटर होते हैं, जिसमें कि डबल एंड हमारे पास रहता है, फिर और हमारे पास रहता है यहाँ पर, और उसके बाद एक नॉट हमारे पास रहता है। तो ये आपने जो है अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो या 12th में अगर आपने ध्यान दिया हो, लास्ट में हमारे पास गेट्स आते हैं, तो उसमें ये होता है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो एंड गेट और ये लॉजिकल गेट्स किस लिए यूज होते थे, तो फर्स्ट से हम शुरू कर लेते हैं एंड से, कि जैसे हमारे पास दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन अगर वो ट्रू है और फिर सेकंड कंडीशन वो भी ट्रू है, देन हम चाहते हैं कि कोई जो है स्पेसिफिक टास्क जो हमारा प्रोग्राम परफॉर्म करे, देन हम डबल एंड का यूज करते हैं। और अगर हम हमारे पास जो है कि एक कंडीशन ट्रू हो और दूसरी ट्रू ना भी हो तो वो प्रोग्राम चल जाए, तो हम ये जो है और का यूज करते हैं, ताकि एक अगर ट्रू हो दूसरी ट्रू नहीं हो फिर भी वो चल जाए। और अगर हम देखना चाहते हैं कि वो कंडीशन ट्रू नहीं है तब स्पेसिफिक प्रोग्राम चले, देन हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर का। और जैसे कि मैं यहाँ पर अगर देख लिख कर दिखा भी दूँ कि अगर हम इफ़ कंडीशन लिखते हैं एक, अभी आपको इफ़ में ज़्यादा नहीं देखना है कि ये क्या होता है, अभी हम पहले ये देखेंगे कि लॉजिकल कैसे चीज़ें, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, उसके लिए हम जो है इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। इफ़ जैसे हमने लिखा था y इक्वल्स टू z एंड y ट्रिपल इक्वल्स टू z, देन जो है ये कंडीशन रन होनी चाहिए कंसोल डॉट लॉग बोथ आर ट्रू ls नोड ऑपरेटर्स डॉट जेएस। बट ये कंडीशन ट्रू ही नहीं थी, ये इसलिए यहाँ पे जो है प्रिंट ही नहीं हुआ।
अब ये क्यों ट्रू नहीं थी, क्योंकि जो है डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू का खेल था, वो सभी हमने ऊपर समझा, तो ये जो है यहाँ पे नहीं चली। बट अगर मैं इसको डबल इक्वल्स टू कर दूँ, फिर चलाऊँ नोड ऑपरेटर्स डॉट जेएस, फिर आप देखेंगे बोथ आर ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी सेम है, तो वो ट्रू, और दोनों ट्रू हैं ही, तो वो नीचे की लाइन जो हमारी रन हो गई। और यहाँ ये जो है एंड ऑपरेटर इस तरीके से काम कर रहा है। और इसी की जगह मैं अगर जैसे प्रीवियस मैंने लिखा था, और यहाँ पे मैं और लगा दूँ, जैसे और ऑपरेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और y इक्वल्स टू जेड की जगह मैं जो ये कर दूँ दूसरी कंडीशन y इक्वल्स टू ज़ीरो, तो फिर ये क्या चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि जब हम और का यूज़ करते हैं तो एक भी कंडीशन ट्रू होने पे चल जाता है, बोथ आर ट्रू। पर बोथ की जगह हमको क्या लिखना था? वन इज ट्रू, क्योंकि बोथ तो ट्रू नहीं है। अब हमने प्रिंट करा दिया, थोड़ा लॉजिकली प्रिंट कराते हैं जब लॉजिकल में वर्क कर रहे हैं तो। नोड ऑपरेटर्स डॉट जेएस, वन इज ट्रू, क्योंकि वन हमारी ट्रू है। अब थर्ड हमारा बचता है नॉट। हम देखना चाहते हैं इफ नॉट y इक्वल्स टू जीरो, देन क्या करना है कि नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड, नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड हेयर इफ y इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो क्या ये चलेगा? नोट ऑपरेटर डॉट जेएस नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड हेयर, क्योंकि y जो है जीरो के इक्वल्स टू नहीं है, तो ये जो कंडीशन चलनी चाहिए थी यही हमने यहाँ पर लिखा था ऑपरेटर से, और तभी ये जो कंडीशन चली है। तो इस तरीके से जो है हमारे ऑपरेटर्स जो हैं चार टाइप्स के जावास्क्रिप्ट में होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे अभी सभी का बेसिक ओवरव्यू ले लिया है। और ये सभी देखने के बाद अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम देख लेंगे अपने readme.md। तो अब हम देख रहे होंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? वो सभी स्टेटमेंट्स जो कि हम अपने किसी भी प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। और जावास्क्रिप्ट में ये भी हमारे पास तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, देन सेकंड इज लूपिंग स्टेटमेंट्स, एंड देन थर्ड इज जंप स्टेटमेंट्स। अब इन तीनों को जो है हम वन बाय वन देख लेंगे। यहाँ पर पहले अपने लिए एक फाइल बना लेते हैं नई, टच कंट्रोल डॉट जेएस, और फिर कर देंगे कोड कंट्रोल डॉट जेएस, और फिर हम आ जाएंगे अपनी कंट्रोल स्टेटमेंट्स फाइल में, और यहाँ पे हम फर्स्ट देख रहे होंगे कंडीशनल कंट्रोल। अब कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी जो हमारी चार टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज इफ, सेकंड इज एल्स, एंड देन थर्ड इज एल्स इफ, एंड फोर्थ इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को जो है हम इसके बाद देख रहे होंगे अलग से, पहले हम इफ एल्स एंड एल्स इफ को देख रहे होंगे। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन है, और मैं उस पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे जो है अपने प्रोग्राम में कुछ इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। सो इफ एल्स एंड एल्स इफ की मदद से जो है हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जो है चेक कर सकते हैं, एंड देन उनके बेसिस पे हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे हम इफ के अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन दे देते हैं, अगर वो ट्रू होगी देन जो है मेरा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो, और अगर वो ट्रू ना हो देन हम जो है वहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, और उसके अंदर एक स्पेसिफिक और एक टास्क अपना दे देते हैं कि वो परफॉर्म होना चाहिए। और अगर हमारे पास जो है मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं, देन हमको जो है इफ एल्स इफ और फिर एल्स का हम यूज करते हैं। तो कैसे ये सभी होता है चलिए समझ लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे लेट x इक्वल्स टू 9 एंड लेट y इक्वल्स टू 3। और अब हम यहाँ पे किस तरीके से जो है इफ का यूज करेंगे। सिंटेक्स होता है पहले इफ का, हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट देन ब्रेसेस, और उसके बाद हम जो है बीच में कंडीशन देते हैं x इक्वल्स टू y। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जैसे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ा था, तो इफ के अंदर जो है हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं कोई कंडीशन देके। और कंडीशन के बाद हम जो है करली ब्रेसेस ऑन कर लेते हैं, और इनके बीच में हम जो है अपना जो भी कंटेंट हम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि मेरे पास सजेशन भी आ रहा है कंसोल डॉट लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई, तो मैं इसी को जो है अभी एक्सेप्ट कर लूंगा। और उसके बाद हम देखेंगे इफ के बाद हम अगर इफ ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो उसके बाद हम क्या कराना चाहते हैं वो हम लिखते हैं एल्स के अंदर। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एल्स कीवर्ड, और उसके बाद सीधे यहाँ पे, क्योंकि एल्स में हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया है अगर वो ट्रू होगा देन x इज इक्वल्स टू वाई, और इफ ये जो है ट्रू नहीं है देन x इज नॉट इक्वल्स टू वाई। तो अब इसको हम जो है यहाँ पर रन कर लेंगे अपने इस प्रोग्राम को, नोड कंट्रोल डॉट जेएस। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है x इज नॉट इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, तो ये एल्स का पार्ट हमारा चला है और इफ का पार्ट नहीं चला है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि दो कंडीशन जब हमारे पास हुई तो हमने किस तरीके से इसको किया। बट अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तब हम क्या करने वाले हैं, तो यहीं पे यूज हमारा आ जाता है एल्स इफ लैडर का, जिससे कि हम जो है मल्टीपल कंडीशंस अगर हमारे पास हो तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा लेंगे, एल्स इफ हम लिखते हैं और उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन हमको लगानी है। एक्स इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू तो हमारे पास है
और x इज ग्रेटर देन हम वाइल लिख सकते हैं। देन हम यहाँ पे कर लेंगे, एक और बार प्रिंट करा लेंगे इसको, x इज ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन y। अब इसको जो है दोबारा प्रिंट करेंगे, दोबारा से रन करेंगे हम, तो अब देखेंगे x इज ग्रेटर देन y। तो अब x इज नॉट इक्वल्स टू y भी था, बट एल्स इफ x इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये कंडीशन पहले ट्रू हो गई तो नीचे का जो है यहाँ पे ये पार्ट चला ही नहीं, तो इसीलिए जो है हमारा x इज ग्रेटर देन y यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो डिफरेंसेस इनके बीच में क्या रहते हैं मेन, कि इफ को तो हम जो है कभी भी किसी भी प्रोग्राम में इंडिपेंडेंटली कहीं भी यूज कर लेंगे, चाहे वहां पर हम एल्स इफ और एल्स का यूज कर रहे हो ना कर रहे हो, क्योंकि हम सिर्फ ऐसा भी हो सकता है हम सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर रहे हो, तो इफ को जो है हम परमानेंटली इंडिपेंडेंटली कहीं भी यूज कर सकते हैं। और एल्स इफ और एल्स हम तभी यूज कर रहे होंगे जब हमने पहले से इफ का यूज किया हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एल्स इफ क्यों लिखा, एल्स क्यों लिखा, हम यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशंस लगा सकते थे कि इफ x इक्वल्स टू y देन ये प्रिंट कर दीजिए, और इफ x नॉट इक्वल्स टू y देन हमारा जो है ये x इज नॉट इक्वल्स टू y प्रिंट कर दीजिए। तो हम वो भी कर सकते हैं, बट उसमें हमारा क्या रहता है कि इफ कंडीशन जब हम लिखते हैं तो फिर वो सारी कंडीशंस को जो है रीड करता है। प्रोग्राम पूरी जितनी हमने 10 इफ कंडीशन लिखी होंगी तो 10 की 10 को रीड करेगा। बट जब इफ और एल्स इफ को हम यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाए देन वो सेकंड को रीड ही नहीं करेगा, वो सीधे जो है आपको आउटपुट रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ हुआ ही था कि इफ के बाद इसने सिर्फ एल्स इफ को रीड किया, और जैसे ये ट्रू हुई देन उसने सीधे एग्जीक्यूट करके यहाँ पे हमको आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से जो है हमारी इफ एल्स इफ और एल्स जो है वर्क करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट हमारे कैसे वर्क करती हैं। तो इस इतने कोड को जो है हम यहाँ पे कमेंट कर लेंगे, और उसके बाद हम देख रहे होंगे स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं चेक करने के लिए, देन हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इफ एल्स इफ तो नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि अगर हमारे पास जैसे 10 कंडीशन हो गई तो हम बार बार अगर यही करने लगेंगे तो प्रोग्राम और भी ज़्यादा हमारा लेंथी हो जाएगा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसीलिए जो है हम स्विच का यूज़ करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट का जो है हमारा सिंटेक्स कैसे रहता है, तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे हम पहले लिख लेंगे स्विच, देन जैसे हमने ऊपर एक वेरिएबल लिया ही है एक्स, तो हम एक्स को ही जो है स्विच कर लेंगे, और यहाँ पे पहले हमारे पास आ जाएगा केस। तो केस हमारा फर्स्ट केस ही है, और उसमें हम वैल्यू की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने वैल्यू यहाँ पे लिख ली है 3, और उसके बाद जो है हम क्या यहाँ पे प्रिंट या एग्जीक्यूट क्या कंडीशन क्या स्टेटमेंट जो है हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे जो है प्रिंट कर देंगे एक्स इक्वल्स टू 3, ये हम प्रिंट करा लेंगे। तो ये अगर हो जाए तो हम चाहेंगे कि हमारा जो है यहीं से प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे केस सेकंड, इसमें हम लिखेंगे वैल्यू हमारी यहाँ पे हम 9 रख लेंगे, और अगर ये केस ट्रू होता है तो कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए x इक्वल्स टू 9, और फिर हम कर लेंगे ब्रेक। और फिर एक इसमें आता है हमारे पास डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट केस में क्या रहता है कि अगर इन दोनों में से कुछ भी जो है ट्रू ना हो, देन क्या कंडीशन या क्या स्टेटमेंट जो है रन होनी चाहिए, x इज नॉट 3 और 9, एंड देन हम यहाँ से इसको कर देंगे ब्रेक। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे टर्मिनल में, और यहाँ पे रन कर लेंगे अपने प्रोग्राम को node control.js, और अब हम देख रहे होंगे x इक्वल्स टू 9। तो इसमें हुआ क्या, स्विच हमारे पास वैल्यू थी, स्विच में x वेरिएबल था, तो x की वैल्यू हमारे पास थी 9। तो केस फर्स्ट में चेक किया इसने कि 3 हमारे पास वैल्यू है क्या, तो 3 x इक्वल्स टू 3 नहीं है। देन हमारे पास नीचे आ गया केस, यहाँ पे वैल्यू हमने दी थी 9, तो इसने चेक किया कि x इक्वल्स टू 9 है, देन यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया x इक्वल्स टू 9। तो इस तरीके से जो है हमारी स्विच स्टेटमेंट जो है इसमें वर्क करती है। और जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है देन हम प्रेफर करते हैं कि स्विच कंडीशन को हम यूज़ करें। जब हमारे पास जो है थोड़ी लेस कंडीशन हो तब जो है हम इफ एल्स इफ और एल्स ये सभी का यूज हम कर रहे होते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं हम सेकंड जो हमारी थी लूपिंग स्टेटमेंट। उसके लिए पहले हम ये पूरा जो है हमको कमेंट करना पड़ेगा। अब लूपिंग स्टेटमेंट हम यहाँ पे अपनी देख रहे होंगे। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स जैसा कि आप वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि लूपिंग किसी भी काम को जो है बार बार रिपीटेडली करवाना। तो इफ़ हमारे किसी भी प्रोग्राम में हमारे पास कोई ऐसा टास्क आ जाता है जिसमें हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, देन हम बार बार एक ही स्टेटमेंट को तो नहीं लिख रहे होंगे, तो उसलिए हम यूज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स का। अब लूपिंग स्टेटमेंट जो है हमारी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज व्हाइल लूप, सेकंड इज डू व्हाइल लूप, एंड देन थर्ड इज फॉर लूप। तो तीनों को वन बाय वन समझ लेते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटैक्स हमारा क्या रहता है कि इसमें सबसे पहले हम जो है कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, देन हम लिखते हैं व्हाइल, और उसके बाद हम कंडीशन पास करते हैं, और उस कंडीशन के बाद हम लिखते हैं कि हमको क्या एक्शन जो है परफॉर्म कराना है।
देन उसके बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं अपने उस वेरिएबल में, और उसके बाद जो है हम क्लोज कर देते हैं वाइल लूप को। तो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे लेट आई इक्वल्स टू 0, देन लिख लेंगे वाइल, और उसके बाद हम पास कर देंगे अपनी कंडीशन टिल दैट टाइम आई इज लेस देन 10। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि जब तक 10 यहाँ पे आई जो है 10 से छोटा है तब तक ये लूप चलना चाहिए। उसके बाद जो है मैं कराना क्या चाहता हूँ इसमें फंक्शन, इससे टास्क क्या मैं परफॉर्म कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 0 से 9 तक मैं सभी नंबर प्रिंट करा दूँ। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग आई, और आई यहाँ पे क्या होगा, ये वेरिएबल जो है ये वैल्यू होल्ड करेगा हर टाइम, जैसे अभी फर्स्ट आइट्रेशन जो होगी उसमें ये वैल्यू होल्ड करेगा 0। देन उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे आई प्लस प्लस, जब हमारा 0 जो है प्रिंट हो जाए। उसके बाद हमने आई प्लस प्लस किया, ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे एक वैल्यू +1 से, तो ये i इक्वल्स टू 1 हो जाएगा जब ये सेकंड आइट्रेशन में जाएगा। तो फिर ये चेक करेगा कि i इज लेस देन 10 है, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन 10, देन ये फिर से प्रिंट करा देगा 1 को। तो इस तरीके से ये 9 तक चलेगा, उसके बाद जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सभी यहाँ पे ज़्यादा बात ना करने से हमको क्या करना चाहिए कि इसको जो है पहले क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे रन कर लेंगे इसको नोड कंट्रोल डॉट जेएस। तो अब हम देख रहे होंगे कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये प्रिंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसा कि हमने अभी बात की कि फर्स्ट आइट्रेशन में ये 0 था, देन इसने चेक किया 0 इज लेस देन 10, तो ये प्रिंट हो गया i 0, देन आई प्लस प्लस मीन्स एक वैल्यू इंक्रीमेंट की, और दोबारा से ऊपर चेक करने गया कि ये i इक्वल्स टू 1 है, तो 1 इज लेस देन 10, देन ये फिर से प्रिंट हुआ 1, और इसी तरह से ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो गया। और जैसी वैल्यू यहाँ पे 9 के बाद प्लस प्लस 10 हुई, तो 10 इज नॉट लेस देन 10, तो ये जो यहाँ से लूप टर्मिनेट हुआ, और उसके बाद यहीं पे लूप जो है ब्रेक हो गया। तो यही सेम टास्क अब मैं चाहता हूँ कि मैं डू वाइल लूप से कराऊं, तो उसको हम कैसे करा सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे सेकंड डू वाइल लूप। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, डू, और यहाँ पे लिखेंगे CLG आई। अब आई मैंने पहले यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, तो मैं बार बार इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ उसको। और ये करने के बाद अब हमको क्या करना होता है, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है वाइल लूप से। और यहाँ पे अब वाइल लिखेंगे हम ये ब्रेसेस के बाद, और इसके अंदर हम देंगे अपनी कंडीशन कि ये कब तक चलना चाहिए, आई लेस देन 10, और इसके अंदर हम क्या कर लेंगे आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे होगा क्या, वो हम सीधे रन करके देखेंगे। इसको पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एक बार, ताकि जो है इसका ही आउटपुट हमको देखने को मिले। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे नोड कंट्रोल डॉट जेएस, और ये आई भी जो है इसके साथ जो है कमेंट हो गया, इसको जो है हमको अनकमेंट करना होगा। एंड देन हम जो है फिर से इसको रन करेंगे नोड कंट्रोल डॉट जेएस। तो आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये जो है फिर से प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे हुआ क्या, डू वाइल लूप में हमने पहली स्टेटमेंट लिखी कंसोल डॉट लॉग आई, तो आई जो पहले 0 था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। देन हमारा आई प्लस प्लस आई जो है बन गया हमारा 1। अब हम जाके फिर ये कंडीशन यहाँ पे हम चेक करेंगे 1 इज लेस देन 10, देन उसके बाद हम यहाँ पे फिर से जो है इसको प्रिंट करा देंगे, देन ये 2 होगा, देन फिर से यहाँ चेक होगा, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होगा। तो डू वाइल और वाइल लूप में जो है यही डिफरेंस है कि डू में जब हम पहली बार रन कराते हैं लूप को, तो वो रन होगा ही होगा, क्योंकि कंडीशन जो है हम बिल्कुल लास्ट में चेक करते हैं, और इसीलिए जो है ये एक आइट्रेशन चलता ही चलता है। जबकि वाइल लूप में अगर पहली कंडीशन फर्स्ट आइट्रेशन में अगर फॉल्स होगी, तो वो जो है बिल्कुल नहीं चलेगा, वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। बट डू वाइल में जो है हम चेकिंग लास्ट में करते हैं, तो इसीलिए जो है एक टाइम चलता ही चलता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो है आउटपुट आ चुका है। चाहे तो हम यहाँ पे चेक करके भी देख लेंगे, 10 की जगह इसको हम 0 कर लेते हैं, और फिर से जो है हम प्रिंट करा लेंगे इसको, और यहाँ पे लिखेंगे नोड कंट्रोल डॉट जेएस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 प्रिंट हो चुका है, बट हमने तो लिखा था आई लेस देन 0 तभी चलना चाहिए, क्योंकि कंडीशन लास्ट में होती है, तो इसलिए एक बार चलता है चाहे कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स। तो अब हम देख लेते हैं अपना थर्ड लूप, जो कि होता है फॉर लूप, और उसका सिंटैक्स जो है इन दोनों से डिफरेंट होता है। और ज़्यादातर टाइम जो है आप फॉर लूप का यूज़ कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप वाइल लूप वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बट ज़्यादातर टाइम हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कुछ कुछ लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बाकी सभी की चॉइस रहती है अपनी, कोई वाइल लूप भी ज़्यादा यूज़ करता है, कोई फॉर लूप भी ज़्यादा यूज़ करता है। और डू वाइल को हम थोड़ा कम यूज़ कर रहे होते हैं, बस उसको हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई ऐसा केस हो कि एक बार तो प्रोग्राम एटलीस्ट रन हो, तभी हम डू वाइल को स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे होंगे। तो अब देख लेते हैं पहले कि फॉर लूप कैसे हमारा होता है। तो फॉर लूप में हमारा क्या रहता है, हमारी तीनों ही चीज़ें इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एक ही लाइन में हमारी होती हैं, इसमें कि फॉर आई जैसे हम लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू 0,
आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। तो इसमें क्या हुआ कि हमने तीनों जो है चीज़ें इनिशियलाइज भी पहले यहीं पे कर दिया, डिक्लेयर इसको कर दिया, आई को 0 से इनिशियलाइज भी कर दिया, फिर आई लेस देन हमने 10 कंडीशन रख दी, देन उसके बाद हमने आई प्लस प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट भी है इसी लाइन में। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी हमको काम कराना होता है। तो कंसोल डॉट लॉग आई किया। तो अब हम इसको भी एक बार रन करके देख लेंगे। उससे पहले हम जो है इसको एक बार यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। इसको कमेंट कर लेंगे एंड देन इस लाइन को भी हम कमेंट कर लेंगे। और अब हम कर लेंगे यहाँ पे रन अपने प्रोग्राम को, नोड कंट्रोल डॉट जेएस। इसे रन करते हैं तो हम देखेंगे कि ये 0 से लेके 9 तक हमारे फिर से नंबर प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से तीनों लूप्स को जो है हम यूज करते हैं फॉर वाइल एंड डू वाइल को, डिफरेंट डिफरेंट टास्क एंड पर्पसेस के लिए जो यूज होते हैं। मेन की डिफरेंस क्या रहता है कि कब हम यूज करते हैं फॉर और कब वाइल का। तो जब हमारे पास जो है हमको पता हो हमको कितने टर्म्स तक या कितने लेंथ तक हमको आइट्रेट करना है, देन हम यूज करते हैं फॉर का, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे 10 तक जाना है। और इफ हमारे पास जो है कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें पता ही नहीं है कितने टर्म्स तक और कितने आइट्रेशन तक हमको जाना है, तो हम यूज करते हैं वाइल लूप का। तो इस सब के बाद अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अब हमारा रहता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट क्या होती है वो हमने ऊपर स्विच केस में अभी देख भी लिया था कि जंप स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें से एक ब्रेक हमारी आ गई थी। तो जंप स्टेटमेंट भी हमारी दो टाइप्स की होती हैं, एक ब्रेक एंड कंटिन्यू। इसी प्रोग्राम में हम जो है यूज कर लेंगे दोनों को। तो फर्स्ट जो है ब्रेक होती है, इसका मतलब ये रहता है कि हम जब भी, हमने देख लिया था स्विच में जैसे अभी ऊपर, तो ब्रेक में हमको क्या होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो जाए तो उसके बाद जो है अपने प्रोग्राम को जो हम टर्मिनेट कर देते हैं। और हम तो टर्मिनेट नहीं कर देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट करती है। तो कैसे वो करेगी, तो इसके अंदर मैं कंडीशन लिख लूंगा जैसे इफ आई इक्वल्स टू 5 और देन हमको क्या करना है, ब्रेक। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी तो ये करेगा क्या, जैसे मैं दोबारा से रन करता हूँ नोड कंट्रोल डॉट जेएस, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 0 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा। जैसे ही आई इक्वल्स टू 5 हुआ तो ये फिर ब्रेक हो जाएगा। और ये कमांड जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है ये कंडीशन, अगर मैं इससे ऊपर लिखूंगा तो ये जो है 5 भी प्रिंट नहीं होगा। चाहे तो मैं आपको करके दिखा दूं, नोड कंट्रोल डॉट जेएस से आप दिखेंगे 0 से लेके 4 तक ये प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे इसने देखा कि 5 आ गया तो ब्रेक कर देगा और ये भी प्रिंट नहीं होगा, और बाकी की चीज़ तो प्रिंट हो ही नहीं रही है। तो इस तरीके से जो है ब्रेक काम करता है। और इसी की जगह जब हम कंटिन्यू देखें कि कंटिन्यू किस तरह से काम करता है, तो कंटिन्यू में क्या होगा कि जब हमारी इफ आई इक्वल्स टू 5 हो जाए तो ये स्पेसिफिक टाइम पे जो है इसको स्किप कर देगा, और बाकी की जो टर्म्स थी 0 से लेके 9 के बीच में वो सभी हमारी एज इट इज प्रिंट हो रही होंगी। जैसे कि अभी हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं नोड कंट्रोल डॉट जेएस। तो अब यहाँ पे आप देखो 0 से लेके 4 तक प्रिंट हुआ है, फिर 6 से लेके 9 तक, बट 5 नहीं है। तो इसीलिए कंटिन्यू हम यूज करते हैं ताकि जो है स्पेसिफिक कंडीशन पे हम जो स्किप कराना चाहें। तो ये थी हमारी सारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इस सभी को जो है मैं अब अनकॉमेंट कर दूंगा। तो अब अपन लोग चल लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आ जाएंगे अपनी रीडमी फाइल में। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन। तो अब फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन आपने जैसे आप डेली लाइफ में आप खुद भी सुनते भी होंगे या आप मैथमेटिक्स भी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि फंक्शंस आप उसमें भी यूज़ करते हैं। और नॉर्मल लाइफ में भी आप डिफरेंट जो है कुछ भी चीज़ें, आप कुछ भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी फंक्शंस जो है डिटरमाइन होते हैं। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कराने के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड आप लिखते हो जिससे कि वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क हो जाता है, उन्हीं को जो है फंक्शंस कहते हैं। तो जैसे यहाँ हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है फंक्शन ग्रीट, जो कि क्या काम करता है, सिर्फ प्रिंट करता है हेलो। तो किसी भी फंक्शन का कुछ भी स्पेसिफिक काम हो सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। और फंक्शन हम लिखते ही इसीलिए हैं ताकि हम उनको बार बार यूज कर पाएं, क्योंकि हम इस ग्रीट फंक्शन को कहीं भी दोबारा से कॉल कर सकते हैं और देन उसको जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम हेलो तो कहीं भी अपने किसी भी यूजर को ग्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुई फंक्शंस की बात कि फंक्शन आखिर होते क्या है। और अब हमारे पास जो है 3 टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट रहता है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड इज फंक्शन एक्सप्रेशन एंड देन थर्ड इज एरो फंक्शन। और तीनों के सिंटेक्स भी हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, तीनों को वन बाय वन हम देख रहे होंगे अभी। तो उसके लिए हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेंगे, देन हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे टच फंक्शंस डॉट जेएस। और फंक्शंस डॉट जेएस में जाने से पहले थोड़ा मैं बता दूं आपको इन तीनों के बारे में। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करके जो है फंक्शन डिफाइन करते हैं। और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमारे जो है फंक्शंस फर्स्ट क्लास फंक्शंस होते हैं तो इनको भी जो हम वेरिएबल्स की तरह जो है ट्रीट कर सकते हैं। तो फंक्शन एक्सप्रेशन में होता क्या है, हम अपने फंक्शन को किसी भी एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं और उसके बाद उसको इस वेरिएबल के थ्रू जो है हम कॉल करते हैं, और बीच में हम सेम जो है
सिंटैक्स सेम ही रहता है लिखने का, उसके बीच पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद जो है हम सेम अपने इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। देन थर्ड हमारा आता है एरो फंक्शन। ये जो है हमारा ECMAScript 6 आई है तब से हमारे पास है, ये कंसाइज वे होता है, और जैसे हमको अनोनिमस फंक्शन भी हम जब बनाते हैं तब भी हम इनका ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। और एरो फंक्शंस जो है ज़्यादातर शॉर्टर और सिंपलर फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, और इनके पास जो है अपना ओन दिस कंटेक्स्ट भी नहीं होता है, जैसे हम क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग में जो है हम यूज़ करते हैं सिंपली जो है नॉर्मल फंक्शंस को। तीनों को वन बाय वन हम समझ लेंगे। चल लेते हैं अपने फंक्शन फाइल में। तो कोड फंक्शन डॉट जेएस जैसे हमें करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप से देख लेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन से। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या सिंटेक्स रहता है फंक्शन को बनाने का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फंक्शन कीवर्ड, देन हम लिखते हैं फंक्शन का नेम। नेमिंग कन्वेंशन वही रहेंगी जो भी वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन में हम रूल्स फॉलो करते हैं। बाकी हम यहाँ पे कैमल केसिंग का यूज़ कर रहे होंगे। अगर मैं एक प्रिंट सम फंक्शन बनाता हूँ, इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास कर देंगे ए एंड बी, और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन कर लेंगे। देन उसके बाद हम कर लेंगे CLG, और यहाँ पर हम लिख लेंगे सम इज, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे अपनी वैल्यूज का सम A प्लस B। पहले जब हमने ये सेम एडिशन ऑपरेटर से किया था तो हमने एक वेरिएबल लिया था सम वेरिएबल, उसके बाद हम यहाँ पे सम को प्रिंट करा रहे थे, बट यहाँ पे हम जो है डायरेक्टली A और B का सम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो हमारा स्ट्रिंग है, और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल वैल्यू जो हमारी सम आएगी वो है, वो हमने प्लस के बाद दिया है। तो ये एज इट एज एक वेरिएबल की तरह हमको दिख रहा होगा, और ये हमारा स्ट्रिंग है जो स्टैटिक रहेगा, बट ये डायनेमिक चेंज होगा जिस तरीके से भी हमारा सम आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेंगे फंक्शन को, और यहाँ पे हम वैल्यू दे रख लेंगे इसकी 5 और 9, और उसके बाद हम जो है इसको रन कर लेंगे नोड फंक्शन डॉट जेएस। तो यहाँ पे दिख रहा है सम इज 14। तो होता क्या है, हमको पहले फंक्शन बनाना होता है, उसके बाद उसको कॉल करना पड़ता है। बट अगर मैं फंक्शन को जो है कॉल ना करता तो ये सिंपली बस फंक्शन बन तो गया था, बट हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं आता, क्योंकि चीज़ें काम तो कर रही हैं बट मैंने उसको कॉल ही नहीं किया है, तो हमको तब तक दिखेगा नहीं। तो जब तक आप फंक्शन को जो है कॉल नहीं करोगे तब तक वो जो है यहाँ पे रन नहीं होगा। ये आपकी तरह नहीं है कि आपको कोई कॉल ना करे तो आप फिर भी चले जाते हो, बट आप जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे ये कहीं नहीं जाएगा, इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। ये बिल्कुल जो है अपना टाइम का पक्का है और बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, और जो है सेल्फ रिस्पेक्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये सिर्फ तभी चलेगा जब इसको जो है आप कॉल करोगे, अनलाइक आपकी तरह। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पे नोड फंक्शन डॉट जेएस को कॉल कर देना है, उसके बाद ये चलेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा फर्स्ट टाइप रहता है फंक्शन डिक्लेरेशन। सेकंड हमारा आता है फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या रहता है, जैसा हमने बात की भी थी कि वहां हम एक वेरिएबल को जो अपने फंक्शन को जो है असाइन कर देते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे कॉन्स्ट प्रिंट डिफरेंस इक्वल्स टू फंक्शन, और इसमें वैल्यू पास कर देंगे x एंड y, और यहाँ पर फिर अब कर लेंगे CLG डिफरेंसेस, और सेम यहीं पे अब कर लेंगे y माइनस एक्स। जनरली हम जो है बाद वाली वैल्यू बड़ी देंगे तो इसलिए मैंने y माइनस एक्स किया है। और यहाँ पे हम सीधे प्रिंट डिफरेंस को कॉल कर लेंगे, और यहीं पे हम वैल्यू रख देंगे 3 एंड 19, और उसके बाद अब मैं इसको दोबारा से जो है रन कर लूँगा नोड फंक्शन डॉट जेएस। ओ क्या ही समस्या आ गई है भैया, कंसोल डॉट लॉग डिफ इज, ओ सॉरी यहाँ पे गलती मेरे से हो गई, इसको जो है प्लस को मैं लगाना भूल गया। ये भी अभी हम स्ट्रिंग्स में जब जाएंगे तब देख रहे होंगे कि आखिर ये लगा क्यों रहे हैं हम और इसका क्या रीज़न है। इसको भी पहले हम रन कर लेते हैं दोबारा से नोड फंक्शन डॉट जेएस। तो आप देख रहे होंगे डिफरेंस इज 16। तो अब आप यहाँ पे देखें तो दोनों फंक्शंस काम तो एक ही तरह से कर रहे हैं, एक ने सम प्रिंट किया है एक ने डिफरेंस, ये थोड़ा डिफरेंस है, बट जो है लॉजिकली दोनों काम तो सेम ही कर रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस होता क्या है मेनली कि फंक्शन डिक्लेरेशन जो है ये होस्टेड होता है, और जो फंक्शन एक्सप्रेशन होता है ये होस्टेड नहीं होता है। और होस्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे जावास्क्रिप्ट जो है हमारी जावास्क्रिप्ट होस्टिंग सपोर्ट करती है, मीन्स आप किसी भी फंक्शन को जो है नीचे डिफाइन करने के बाद उसको उससे ऊपर कॉल कर सकते हो। जैसे मैं इसको प्रिंट सम को नीचे डिफाइन करूँ और यहाँ पे इसको कॉल करूँ तो भी ये चलेगा, बट अगर मैं प्रिंट डिफरेंस को इससे ऊपर कॉल कर लूँ तो ये प्रिंट डिफरेंस नहीं चल रहा होगा, क्योंकि ये मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू बनाया है और ये मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया है। तो ये तो चलेगा बट ये नहीं चलेगा। चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ करके नोड फंक्शन डॉट जेएस। तो आपने जैसे देखा ये सम इज 14 तो प्रिंट हुआ, बट उसके बाद प्रिंट डिफरेंस रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस प्रिंट डिफरेंस बिफोर इनिशियलाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया वही यहाँ पे सेम चीज़ हुई है, और जैसे ही मैं इसको कट करके नीचे ला के प्रिंट करा देता हूँ और फिर नोड फंक्शन डॉट जेएस करूँगा
तो आप देखेंगे ये दोबारा से प्रिंट हो चुका है। तो ये डिफरेंस इन दोनों में होता है। और अब थर्ड हम देख रहे हैं कि हमारे पास आ जाता है एरो फंक्शंस। तो एरो फंक्शन जो होते हैं वो बस सिंपल फंक्शंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर एनोनिमस फंक्शंस में जो है इन चीज़ों को बस शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि आप मॉडर्न प्रोग्रामिंग में जो है आप जितना सिंटेक्स आप छोटे से छोटा लिखोगे उतना आप कोड आपका बेटर रहता है। तो इसलिए हम जो है एरो फंक्शंस का यूज करते हैं। तो सिंपली हम सेम लिख लेंगे, कॉन्स्ट जो हम फंक्शन बना लें प्रिंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं इसके अंदर वैल्यू दूंगा ए एंड बी, और उसके बाद मैं लिख लूँगा यहाँ पर एरो फंक्शन हमने अपना बना लिया है। और सेम चीज़ें सारी सेम होंगी, बट बस सिंटेक्स थोड़ा लिखने का डिफरेंट है। और डिफरेंस इनमें वैसे भी है, बस ये है कि फंक्शंस तो तीनों काम एक तरह से करते हैं, बट जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ आप जो है हम कॉल कर लेंगे प्रिंट प्रो को, और इसके अंदर वैल्यू हम पास कर देंगे 5 और 6, एंड देन इसको जो है हम रन कर लेंगे नोड फंक्शन डॉट जेएस। तो अब आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट इज 30। तो 6 5 जा 30 होता है, और 5 6 जा भी 30 होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रिंट प्रो भी सेम ही काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टाइप्स से जो है हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को जो है डिफाइन कर सकते हैं, और तीनों के बीच में जो भी डिफरेंस होते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो अब अपन लोग जो है कर लेते हैं मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक पे, और आ जाएंगे अपने readme.md में। और अब अपन लोग देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या बचा है, ये आ जाता है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग्स होते क्या है ये हमने शुरू में देख लिया था जब हम डेटा टाइप्स देख रहे थे, बट अब हम इसको थोड़ा डीपली देखेंगे किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, और कुछ कुछ जो है पॉपुलर मेथड्स, कॉमन मेथड जो यूज होते हैं स्ट्रिंग्स पे वो हम देख रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली यूज होते हैं स्ट्रिंग्स, और इन पे बहुत से ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं, इनके थ्रू ही आप बहुत सी ज़्यादा चीज़ों को जो है अचीव कर रहे होते हो, कस्टमाइज कर रहे होते हो। तो अब अपन लोग जो है पहले स्ट्रिंग्स देख लेते हैं पूरा स्पेसिफिकली। तो उसके लिए एक और बना लेंगे हम फाइल टच स्ट्रिंग डॉट जेएस, और कोड कर लेंगे स्ट्रिंग डॉट जेएस को। स्ट्रिंग डॉट जेएस में जैसे आएंगे तो यहाँ पर अपन लोग लिख लेंगे स्ट्रिंग्स। और 3 टाइप से जो हम स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है डबल कोट्स के थ्रू, जैसे हमने लिखा लेट ए इक्वल्स टू हेलो, और फिर हमने लिखा लेट बी इक्वल्स टू हाई, फिर हमने लिखा लेट सी इक्वल्स टू टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर बाय। उसके बाद हमने प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे तीनों को CLG A, और फिर CLG A B एंड C। फिर अब रन कर लेंगे अपने प्रोग्राम को नोड स्ट्रिंग्स डॉट जेएस। हुआ क्या, हेलो हाय बाय, तीनों प्रिंट हो गए। तो 3 अगर हमने यहाँ लिखे हैं तो इन तीनों में जो है डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर मैंने 3 टाइप से डिफाइन किया है तो तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही। और सेकंड आप देख रहे होंगे कि डबल कोट्स ही दिख रहे हैं। तो ये होता क्या है कि अगर आप सिंगल कोट्स में भी इनको जो है लिखोगे और जैसे इसको सेव करोगे ये ऑटोमेटिकली डबल कोट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसको तो मैं कट ही कर देता हूँ क्योंकि सिंगल और डबल का सेम ही रहता है, बट टेम्पलेट लिटरल्स जो है ECMAScript 6 में जैसे जो ये भी है जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो डिफरेंस इन दोनों में क्या है, अगर मैं हेलो को जो है यहाँ पे मल्टी लाइन लिखना चाहूँ, एंटर करूंगा तो ये मेरे को जो है एरर देने लगेगा, और जो भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो ये एज ए स्ट्रिंग इसको ट्रीट नहीं करेगा। तो और इसको अगर मैं ऐसे अब कट कर लेता हूँ, क्योंकि ये भाई साहब हमको जो है बता दे रहे हैं तुम कुछ गलती कर रहे हो, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे हेलो सही से दोबारा, और ये लगा लेंगे एक पैरेंथिस सेमी कोलन। अब बाय में अगर सेम में करना चाहूँ, मल्टीपल लाइन में लगाना चाहूँ, कितनी ही लाइन में लगाना चाहूँ, तो ये जो है फिर भी मेरे को एरर नहीं देगा, हेलो फिर हे बाय। और सेम मैं दोबारा रन करूं नोड स्ट्रिंग्स डॉट जेएस, तो ये हुआ क्या कि बी जो है डिफाइन नहीं है। मैंने यहाँ पे बी जो है प्रिंट कर दिया, एक टाइम को धड़कने रुक गई कि क्या कुछ गलत बोल गया क्या मैं, बट ऐसा नहीं है। नोड स्ट्रिंग्स डॉट जेएस, तो वापस आएंगे अपने स्ट्रिंग्स फाइल में, देखेंगे जैसे जैसा मैंने वहाँ लिखा है हेलो बाय प्रिंट हुआ, और बाय के बाद फिर हेलो हे एंड बाय। मल्टीपल लाइंस, जितनी लाइंस में मैंने उसको ले जाया उतनी लाइंस में यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो इसलिए जो है हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज कर रहे होते हैं जब हम मल्टीपल टाइम्स हमको लिखना होता है, और डिफरेंस इन दोनों में यही होता है। अभी मैं इनको जो है यहाँ से कट कर लूँगा और इसको ऐसे रख लेंगे। तो अभी हमने देख तो लिया स्ट्रिंग को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ कॉमन मेथड्स जो है स्ट्रिंग पे परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है कॉनकैट, ये हमने अभी यूज भी कर ही लिया था, जिसमें बोल रहा था हमने प्लस बीच में यूज किया था। जैसे हमारे पास लेट ए एंड सी दो स्ट्रिंग्स हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे लेट डी इक्वल्स टू ए प्लस सी।
तो इसके थ्रू हम जो है दो स्ट्रिंग्स को जो है कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं दोनों के बीच में, और कंसोल डॉट लॉग करेंगे, डी को अब प्रिंट कराएंगे यहाँ पे। तो अब हम कर लेंगे रन इसको, नोड स्ट्रिंग डॉट जेएस। तो आप देखेंगे हेलो बाय ये दोनों जो है आपस में जो है ऐड हो चुके हैं, और कॉन्केटिनेशन ये जो है हमारा मेथड होता है जिसके थ्रू हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा आ जाता है सबस्ट्रिंग, और सबस्ट्रिंग मेथड क्या करता है, हमको अपने स्ट्रिंग की एक सबस्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेट एक्स इक्वल्स टू लिख लूँ, वेलकम टू डेव टू डी एस ए। उसके बाद हम कर लें सी एल जी सीधे ही एक्स डॉट सब स्ट्रिंग। उसके अंदर हम दो इंडेक्स पास करते हैं, जहाँ से जहाँ तक हमको जो है अपनी स्ट्रिंग चाहिए स्लाइस। मैं 0 to 10 करूँगा। उसके बाद हमें फिर से रन करके देखूँ, नोड स्ट्रिंग डॉट जे एस। तो आप देखोगे वेलकम टू तक हमको बस प्रिंट हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे होंगे अपना थर्ड मेथड, जो कि हमारा है टू अपर केस। और जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन हम यूज़ करते हैं टू अपर केस का। से हमारे पास ऊपर लेट ए इक्वल्स टू हेलो लिखा हुआ ही है, तो इसको ही हम दोबारा यूज़ कर लेंगे, सी एल जी ए डॉट टू अपर केस। और फिर इसको जो है हम एक बार रन कर लेंगे, नोड स्ट्रिंग्स डॉट जेएस। आप देखोगे ये जो ए हमारा है ये यहाँ पे अपर केस में हेलो में अपर केस में यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से हमारा सिमिलरली होता है लोअर केस फंक्शन, जो कि लोअर केस में हमारे जो है स्ट्रिंग को चेंज कर देता है टू लोअर केस। और इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें भी हम ये कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग ए डॉट टू लोअर केस। और उसके बाद हम इसको फिर से एक बार रन कर लेंगे, नोड स्ट्रिंग्स डॉट जेएस। तो आप देखोगे हेलो जो है यहाँ पे लोअर केस में आ चुका है, और पहले ये अपर केस में कन्वर्ट हुआ, बट जैसे ही यहाँ पे ए डॉट टू लोअर केस हुआ फिर ये जो है लोअर केस में फिर से कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से लोअर केस भी हमारा काम करता है। तो इसी में एक और फंक्शन हम और देख लेंगे, जो कि हमारा जाता है ट्रिम मेथड। तो डॉट ट्रिम मेथड क्या करता है, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है और उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं किसी भी लीडिंग और ट्रेलिंग एंड पर, तो वो जो है एक्स्ट्रा स्पेसेस को जो है रिमूव कर देता है और हमको वैलिड स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देता है। तो किस तरीके से करता है, तो ये देखने के लिए हम यहाँ पे लेट वाई इक्वल्स टू एक और स्ट्रिंग ले लेंगे और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस लिख देंगे, वेलकम टू डेव टू डी एस से। और फिर यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हम लिख लेंगे, और उसके बाद हम इसको भी यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, सी एल जी वाई डॉट ट्रिम। और उसके बाद जो है हम इसको जो है सिंपली रन कर लेंगे, नोड स्ट्रिंग्स डॉट जेएस। तो जैसे ही रन करेंगे आप देख रहे होंगे वेलकम टू डेव टू डी एस से एक्स्ट्रा जो स्पेसेस थे वो यहाँ से जो है रिमूव हो चुके हैं, और इस तरीके से हमारा ट्रिम मेथड जो है काम करता है। तो ये था स्ट्रिंग्स का कुछ ओवरव्यू और कॉमन मेथड्स कुछ स्ट्रिंग पे बेस्ड, और इसी तरीके और भी मेथड्स जो आप देखना चाहें, ऐसे तो एन नंबर्स ऑफ मेथड आपको स्ट्रिंग्स में मिल जाएंगे। आप सीधे जाके गूगल कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशंस पे, और वहां से आप विजिट कर सकते हैं सभी कॉमन मेथड्स, और कॉमन के बाद जो है सभी रेयरली यूज मेथड भी आप वहां से विजिट कर सकते हो। और अब हम चल लेते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक पे आज के, जो कि हमारे रहने वाले हैं अरेज। तो स्टार्ट करते हैं अपना फाइनल टॉपिक अरेज। जैसा कि हमने अभी पहले जब स्टार्टिंग में वीडियो के देखा था डेटा टाइप्स जब हम देख रहे थे, उसमें भी हमने अरेज देखा था, बेसिक ओवरव्यू लिया था। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अरेज होते क्या हैं और कुछ कॉमन मेथड्स अरेज पे बेस्ड। तो आगे बात करने से पहले हम सिंपली यहाँ पे जो एक फाइल ही बना लेते हैं, पहले टच अरेज डॉट जेएस। उसके बाद ही हम पूरी इन पे बात कर पाएंगे सही से, कोड अरेज डॉट जेएस। फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना अरेज। तो सबसे पहली बात कि हमको अरेज की जो है ज़रूरत पड़ती क्यों है। मान लीजिए मैं आपको 10 वैल्यूज दे दूं और उसके बाद बोलूं कि इन पे कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो आप ये तो नहीं करोगे लेट ए इक्वल्स टू 10 देन लेट बी इक्वल्स टू 20 देन लेट सी इक्वल्स टू 30। तो इस तरीके से जो आप स्टोर करोगे तो आपके जो है 10 वेरिएबल जो है बन जाएंगे। 10 वेरिएबल आप जो है एक्स्ट्रा बना रहे हो और एक्स्ट्रा ही जो है आप एफर्ट डाल रहे हो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा मेमोरी पे भी आप लोड डाल रहे हो, एंड देन आप एक्स्ट्रा जो है कॉम्प्लेक्सिटी अपने कोड की जो है बढ़ा रहे हो। तो इसीलिए जो हम अरेज का यूज करते हैं इन सभी चीजों को जो है इग्नोर करने के लिए। सिंपली सिंटेक्स क्या रहता है अरेज बनाने का, नॉर्मली जिस तरह से हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसी तरह से हम अरेज भी बनाते हैं। लेट ए आर आर, अरेज को हमने ए आर आर वेरिएबल दिया है, उसके बाद आपको जो है ब्रेसेस लगाने देने हैं, और फिर आप जो है वैल्यूज लिस्ट आप स्टोर कर सकते हो, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। क्योंकि आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे आप जावा सी में आप करो तो आप जो है एक ही टाइप का जो है डेटा टाइप का अरे बना सकते हो, बट इन जावास्क्रिप्ट आप किसी भी टाइप का डेटा इसमें रख सकते हो। जैसे हमने स्ट्रिंग रख लिया, उसके बाद में यहाँ पे ट्रू बूलियन भी रख लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे फ्लोट जो कि नंबर ही रहता है जावास्क्रिप्ट में वो भी रख लेंगे। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अरे तो अब हमारा बन गया, बट
अब हम क्या कर सकते हैं कि इन किसी भी एलिमेंट को हम गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, और इन पर आइट्रेट भी कर सकते हैं लूप्स के थ्रू, जो कि हमने सीखे थे अभी पहले। और एन नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस जो हम इन पे परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के थ्रू भी और अपने कस्टम जो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू भी। तो किस तरीके से हम गेट कर सकते हैं अरे का कोई भी एलिमेंट? तो किस तरीके से हम गेट कर सकते हैं? सिंपली हम लिखते हैं अपना अरे वेरिएबल, जो भी हमने जिससे अरे डिफाइन किया जिस वेरिएबल में, उसके बाद हम लिख लेते हैं ब्रेसेस, अपने मीडियम ब्रैकेट हम लगाएंगे। उसके बाद हम लिख देते हैं इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स का जो है हमको एलिमेंट चाहिए। और एक मेन बात कि जावास्क्रिप्ट में हम जब भी इंडेक्सिंग करते हैं तो ये जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है अरेज में, मतलब ये पहला एलिमेंट जो है जीरो इंडेक्स पे होगा। यही प्रोग्रामिंग की एक खास बात भी है थोड़ी सी। कुछ लैंग्वेजेस जो है वन से इंडेक्स शुरू करती हैं, कुछ में जो है जीरो से होता है, तो जावास्क्रिप्ट में भी जो है जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे अरे डॉ एट जीरो इंडेक्स जो है गेट करूँगा, तो ये गेट तो हो गया है, बट इसको हमने स्टोर नहीं किया किसी वेरिएबल में। लेट फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू ए आर आर जीरो, और इसको हम जो है सी एल जी करा लेंगे फर्स्ट एलिमेंट। और फिर हम देखेंगे नोड अरेज डॉट जे एस, जैसे ही हमने प्रिंट किया तो ये हमारा क्या प्रिंट हुआ? वन। मीन्स जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था जो कि जीरोथ इंडेक्स पे हुए, वो जो है हमारे यहाँ पे वन प्रिंट हो चुका है। इस तरीके से हम सभी एलिमेंट्स को जो है प्रिंट करा सकते हैं, चाहे मैं चाहूँ जैसे सेकंड इंडेक्स पे जो है वो प्रिंट हो। तो फिर से हम रन कर लेंगे नोट अरेज डॉट जे एस, तो ये ट्रू प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से हम गेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। और सेट अगर करना हो, सेटिंग, और सेट अगर करना हो तो सेटिंग। अब हम कर लेंगे ए आर आर एट फर्स्ट इंडेक्स का अगर मैं सेट करना चाहता हूँ, जो कि वहाँ पे हेलो है, तो उसको मैं सेट करना चाहता हूँ बाय। और फिर मैं जो है सी एल जी करूँगा ए आर आर एट फर्स्ट इंडेक्स, इसको जो हम प्रिंट भी डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसे। और फिर हम यहाँ पे करेंगे नोड अरेज डॉट जे एस, तो हम देखेंगे ट्रू और फिर बाय। ये फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे जो हमने प्रिंट किया था, ये हमारा ट्रू प्रिंट हुआ, क्योंकि ये सेकंड है। वैसे तो सेकंड एलिमेंट मैंने वेरिएबल फर्स्ट में इसको असाइन कर लिया था, तो ये सेकंड, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जो है एआरआर एट वन पे जो था बाय, जो पहले हेलो था उसको हमने जो है बाय सेट किया, और फिर यहाँ पे बाय जो है प्रिंट कर लिया है। तो इस तरीके से गेट एंड सेट तो हम कर सकते हैं अपने अरेज में किसी भी एलिमेंट को। बट कुछ कॉमन मेथड्स भी हम देख लेते हैं अरेज पे बेस्ड, जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर हमको अरे में एंटर करना हो, पुश करना हो, तो उसके लिए हमारे पास होता है पुश फंक्शन। तो पुश मेथड करता क्या है? अगर हम कोई भी एलिमेंट अपनी चॉइस का जो है अरे के एंड में जो है इंसर्ट करना चाहें, जैसा कि यहाँ पर बता भी रहा है हमारा एआई, एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ अरे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? ए आर आर डॉट पुश, और फिर ब्रेसेस ओपन, और फिर हम इसमें वैल्यू कर देंगे 20। से हम 20 को जो है एंटर करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है प्रिंट करा लेंगे सी एल जी ए आर आर एट लास्ट इंडेक्स हमारा क्या होगा? 4, क्योंकि हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे अभी तक एलिमेंट जो अवेलेबल है। फिर हम नोड प्रिंट करेंगे अरेज डॉट जे एस, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20, क्योंकि हमने जीरो पे ये वन है, वन पे हेलो, देन सेकेंड पे ट्रू, थर्ड पे 1.25, एंड फोर्थ इंडेक्स पे हमारा जो आ चुका है वो 20। पुश के बाद अगर हम चाहते हैं, जैसे मैंने एंटर तो कर लिया, मतलब एलिमेंट को अरे के अंदर पुश करना सीख लिया, बट मैं चाहता हूँ कि रिमूव भी कर पाऊँ, तो उसके लिए फंक्शन हमारे पास होता है पॉप। पॉप फंक्शन क्या करता है? ये अरे के अंदर जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको जो है पॉप कर देता है, अरे डॉट पॉप। सेम सिंटैक्स रहता है, इसमें हमको सिंपल लिखना होता है अरे डॉट पॉप। इसमें हमको कोई भी एलिमेंट या इंडेक्स कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट को जो है पॉप कर देता है। और कंसोल डॉट लॉग ए आर आर एट फोर्थ हम करेंगे। उसके बाद में अगर फिर से प्रिंट करूँ ए आर आर एट फोर, तो फिर अब क्या होगा? अभी हम देखते हैं नोड अरेज डॉट जे एस, तो आप देखेंगे अनडिफाइंड, क्योंकि ए आर आर एट फोर मतलब फोर इंडेक्स पे जो है कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो जो है हमको अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। इसी की जगह अगर मैं थर्ड कर दूं, तो आप देखोगे थर्ड पे मेरे को जो है प्रिंट करके वो दे देगा 1.25। फिर से मैं रन करूंगा नोड अरेज डॉट जे एस, तो आप देखोगे 1.25 हमको जो है इसने रिटर्न कर दिया है। तो इस तरीके से जो पॉप मेथड यूज हम कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक और मेथड आता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट भी क्या हम देख लें? शिफ्ट अनशिफ्ट मैं आपको कैसे बता देता हूँ जनरली। जैसे हम पॉप को यूज कर रहे हैं हम सिंपली एंड से एलिमेंट को हटाने के लिए, तो शिफ्ट हम यूज करते हैं फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, और अनशिफ्ट हम यूज करते हैं फ्रंट में एलिमेंट को जो है पुश करने के लिए। सिमिलर काम होता है दोनों का, बाकी आप जो है चेक कर सकते हैं गूगल में। तो पॉप के बाद अब एक और फंक्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे, इंक्लूड्स।
तो इंक्लूड फंक्शन क्या करता है, ये सिंपली चेक करता है कि हमारे अरेज में जो भी हम वैल्यू इसके अंदर पास करते हैं इंक्लूड फंक्शन में, तो क्या वो वैल्यू जो हम इसमें पास करेंगे वो अरेज में अवेलेबल है या नहीं। और अगर अवेलेबल होगी देन वो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर अनअवेलेबल होगी देन वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो सिंपली हम जो है इसको कैसे देख सकते हैं, CLG कर लेते हैं ARR डॉट इंक्लूड्स, और इसके अंदर वैल्यू हम दे देंगे हेलो। तो अब ये चेक करेगा कि हेलो वैल्यू क्या अरे के अंदर अवेलेबल है, उपलब्ध है या नहीं। तो नोट अरेज डॉट जेएस, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, कि यहाँ पर हेलो नाम की कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया था, अरे एट 1 इंडेक्स पे बाय को जो है सेट कर दिया था, तो वो हेलो जो यहाँ से हटकर बाय हो गया। तो अब इसको मैं जो है यहाँ पर बाय लिखूंगा और फिर से जो है रन करूंगा अरेज डॉट जेएस को, तो आप देखोगे ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से इंक्लूड फंक्शन जो है वर्क करता है, और ट्रू और फॉल्स जो हमको रिटर्न करता है बेस्ड ऑन एलिमेंट इज अवेलेबल और अनअवेलेबल इन दी अरे। और ये था अरेज का एक बेसिक ओवरव्यू। हमने देखा अरेज हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और फिर कुछ कॉमन मेथड्स हमने देखे। ये सभी क्लियर तो मैंने कर लिया है, बट एक अभी तक हमने ये नहीं देखा कि हम पूरे अरेज के एलिमेंट को एक साथ कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो एक बार वो भी देख लेते हैं, एक और चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी, लूप्स भी एक और थोड़ा सा आपका और क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर का लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप लेट i इक्वल्स टू 0, 0 से हमने इनिशियलाइज किया है, और i लेस देन अरे डॉट लेंथ। और डॉट लेंथ एक और चीज़ आपको पता चल जाएगी, ये क्या रिटर्न करता है, जब भी हम अरे डॉट लेंथ देखते हैं तो ये अरे की जो है लेंथ इसको जो है रिटर्न कर देगा। ये लेंथ यहाँ पे 4 है, तो ये 4 वैल्यू जो है रिटर्न करेगा, और i प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे, एंड देन हम प्रिंट कर लेंगे सभी वैल्यूज़ को कंसोल डॉट लॉग अरेज एट आई इंडेक्स। और ith इंडेक्स ये रहेगा 0, 0 का प्रिंट होगा, फिर सेकंड आइट्रेशन में जाएगा, फिर 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और अरे डॉट लेंथ तक ये चलेगा। और लेस देन है तो मतलब ये 3 तक चलेगा, और स्टार्ट हमारा किया है 0 से, तो 0 1 2 3 मतलब 4 एलिमेंट इसमें हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो इसको अब यहाँ पे हम रन कर लेंगे। रन करने से पहले ये अपर जितना भी कंटेंट है इसको हम जो है कमेंट कर लेते हैं, ताकि और कुछ भी जो है इसके साथ ना चले, सिर्फ मुझे यही एक लूप का आउटपुट चाहिए। नोट अरेज डॉट जेएस, जैसे ही मैंने प्रिंट यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हो सभी एलिमेंट जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये था कुछ अरेज का भी बेसिक ओवरव्यू, जिसमें हमने पहले अरेज को डिफाइन करना सीख लिया, उसके बाद गेटिंग एंड सेटिंग देखी एलिमेंट्स की, फिर कुछ कॉमन मेथड्स भी देखे, एंड देन हमने देख लिया एंड में लूप के थ्रू इनको कैसे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो आई होप आज की वन शॉट की सभी चीज़ें जो है आपको समझ आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको सिंपल एक काम करना है, यूट्यूब पे जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी जिस चैनल पे youtube.com, और एक सेकेंड मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, बिल्कुल dev2ds से आपको सर्च कर लेना है। वैसे आपने सर्च करके अभी आई रखे होंगे आप, तो आपको सिंपली चैनल पे आकर यहाँ पर आपको सिंपली एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, आपको वो प्रेस कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, देन वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एंड देन अदर प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। और बाकी सभी आपके लिए बोनस है, जो भी चीज़ आप देखना चाहें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी रहेगी जावास्क्रिप्ट फॉर वेब डेवलपमेंट, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट पूरी वेब डेवलपमेंट के लिए देख रहे होंगे। और ज़्यादा तो उस वीडियो के बारे में उसी वीडियो में बात होगी। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।